हेलो एवरीवन, ISTCS चैनल के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 7 की ज्योग्राफी को लेकर आए हैं जिसका नाम है अवर एनवायरनमेंट। आज हम इसके चैप्टर 3 को कवर करेंगे। इस चैप्टर का नाम है अवर चेंजिंग अर्थ। तो चलिए चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। चैप्टर है अवर चेंजिंग अर्थ, हिंदी में इसका नाम है हमारी बदलती पृथ्वी। लास्ट 2 लेक्चर में हमने पृथ्वी के बारे में विस्तार से अध्ययन किया था। चैप्टर 2 में हमने अध्ययन किया था कि पृथ्वी की आंतरिक संरचनाएं किस तरह से होती है। अगर आपको इस टॉपिक से लेके कोई भी दुविधा हो तो आप वो दोनों वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। हमारी पहली लाइन दी गई है, द लिथोस्फीयर इज ब्रोकन इनटू अ नंबर ऑफ प्लेट्स नोन एज द लिथोस्फेरिक प्लेट्स। यानी कि स्थल मंडल जो है हमारा, पृथ्वी का जो स्थल मंडल है वो अनेक प्लेटों में विभाजित है जिन्हें लिथोस्फेरिक प्लेट्स कहते हैं, यानी कि स्थल मंडलीय प्लेट्स कहते हैं। ठीक है। और जो ये प्लेट्स हैं ये हमेशा धीमी धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती हैं। और जो ये देखिए, ये बता रहा है कि दीज प्लेट्स मूव अराउंड वेरी स्लोली। और जो ये मूवमेंट है, मूवमेंट ऑफ दीज प्लेट्स कॉज चेंज ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। यानी कि ये जो प्लेट्स की गति होती है, इन प्लेट्स की गति के कारण पृथ्वी की सतह पर हमेशा परिवर्तन होते रहते हैं। ठीक। और जो पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया जाता है जिनके कारण ये गतियां उत्पन्न होती हैं। यानी कि जो ये मूवमेंट हो रहा है, इनके पीछे कौन कौन से बल काम करते हैं, ये कौन कौन से फोर्स काम करते हैं, इस आधार पे इन बलों को 2 भागों में बांटा गया है, एंडोजेनिक फोर्स और एक्सोजेनिक फोर्स। एंडोजेनिक फोर्स यानी कि अंतर्जनित बल और एक्सोजेनिक यानी कि बहिर्जनित बल। देखिए इस चार्ट में विस्तार से बताया गया है, तो इसको देखते हैं हम। अर्थ मूवमेंट यानी कि पृथ्वी की गतियां 2 बलों पर आधारित है, एंडोजेनिक, एक्सोजेनिक। अंतर्जनित बल और बहिर्जनित बल। अंतर्जनित जो बल है, जो एंडोजेनिक फोर्स है, वो भी 2 भागों में बांटा गया है, आकस्मिक बल, पटल विरूपण बल। या आकस्मिक यानी कि सडन फोर्स। सडन फोर्स मतलब जो अचानक उत्पन्न होते हैं और ये काफी ज्यादा तीव्रता के होते हैं और इनसे नुकसान काफी अधिक होता है। ठीक है। और इसके कुछ एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, अर्थक्वेक हो गए, वॉल्केनो हो गए, लैंडस्लाइड्स हो गई, भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन। इस तरह के सडन फोर्स से उत्पन्न होने वाले कुछ एग्जाम्पल्स हैं। और जो पटल विरूपण बल है वो नए नए आकृतियों के निर्माण में सहायक होता है। नई नई आकृतियां लाइक पर्वत, जो माउंटेन्स हैं, इन्हीं बल के थ्रू बनते हैं। और ये जो बिल्डिंग माउंटेन्स है, मतलब यानी कि पटल निर्माणकारी बल, हमारे जो पर्वत हैं, या फिर लास्ट चैप्टर में हमने बताया था कि किस तरह से ज्वालामुखी पर्वतों के निर्माण में सहायक होता है, कुछ इसी तरह से ये फोर्स काम करते हैं। ठीक। दूसरे फोर्स को देखते हैं, एक्सोजेनिक फोर्स। एक्सोजेनिक फोर्स किस पर निर्भर करता है? अपर्दन और निक्षेपण पे, यानी कि इरोजनल एंड डिपोजिनल फोर्स पे। और इसके कुछ एग्जाम्पल्स है, रिवर हो गए, विंड हो गए, सी वेव्स हो गए, ग्लेशियर्स हो गए। ठीक है। सी वेव्स माने समुद्री तरंगे, ग्लेशियर हिमनद, इनके थ्रू भी कई तरह की आकृतियां बनाई जाती हैं। ठीक। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। जो हमारा एंडोजेनिक फोर्स है, एंडोजेनिक फोर्स समटाइम्स प्रोड्यूस सडन मूवमेंट्स एंड द अदर टाइम्स प्रोड्यूस स्लो मूवमेंट। जो हमारा एंडोजेनिक फोर्स है कुछ समय काफी सडन रिएक्शन देता है, क्या यानी कि काफी आकस्मिक गति उत्पन्न करता है, तो कभी काफी धीमी गति उत्पन्न करता है। जो सडन मूवमेंट है, सडन मूवमेंट लाइक अर्थक्वेक एंड वॉल्केनो कॉज मास डिस्ट्रक्शन ओवर द सरफेस ऑफ अर्थ। जो आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि होती है। और इसके कुछ एग्जाम्पल्स है, अर्थक्वेक, वॉल्केनो। अब यहाँ पे वॉल्केनो के बारे में बताया गया है, ये डायग्राम दिया गया है। अ वॉल्केनो इज अ वेंट ओपनिंग इन द अर्थ्स क्रस्ट थ्रू विच मोल्टन मटेरियल्स इरप्ट सडनली। ठीक। इसका मतलब ये हुआ कि ज्वालामुखी की जो भूप्रपटी होती है, भूप्रपटी पर एक
ऐसा फुला हुआ छिद्र होता है, यानी कि मुंह होता है ये, जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक बाहर निकल जाते हैं। ये जो वॉल्केनो की प्रक्रिया है, हमने लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया था, ये कुछ आकृति होती है, पृथ्वी का मैग्मा अंदर होता है, ये पिघलता है, गर्म होकर पिघलता है, पिघल के सीधे बाहर निकलता है, ठीक, और ये इस तरह से बाहर आने लगता है। ये क्रस्ट दिया गया है, ये सतह है पृथ्वी की, ये मेंटल वाला एरिया है, और ये नीचे कोर है, कोर के अंदर लावा बनता है, लावा यहाँ से बाहर निकलता है और ये ज्वालामुखी पर्वतों के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो जो ये जहाँ से लावा निकलता है बाहर, उसको क्रेटर कहते हैं, ठीक। और जो यहाँ से कुछ ये जो ढलान है, इधर से जो लावा निकलता है, उनको वेंट कहा जाता है, वेंट यानी कि निकास। और इस लावा के थ्रू गैसें और राख भी निकलती हैं, ठीक है। ये कुछ वर्ड्स दिए गए हैं कि इन वर्ड्स का ओरिजिन किस तरह से हुआ है। एंडो यानी इनसाइड, एक्सो यानी आउटसाइड, इसमें जेनिक जोड़ दिया है, जेनिक यानी कि ओरिजिन, और फिर इससे बन गया एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक। आगे बढ़ते हैं। इसमें आपको बताया गया अर्थक्वेक के बारे में, अर्थक्वेक किस तरह से काम करता है, किस तरह से उत्पन्न होता है। सिमिलरली व्हेन द लिथोस्फेरिक प्लेट मूव द सरफेस ऑफ द अर्थ वाइब्रेट्स, यानी कि जब स्थल मंडलीय प्लेटों की गति के कारण पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है, द वाइब्रेशन कैन ट्रेवल ऑल अराउंड द अर्थ, यानी कि यह जो कंपन है पृथ्वी के चारों ओर घूमने लगता है इस तरह से। These vibrations are called earthquake, इन्हीं कंपन को भूकंप कहा जाता है, ठीक है। तो आइए आगे देखते हैं। ये एक डायग्राम दिया है, इससे आपको इजीली समझ में आएगा। जो भूकंप होता है, भूकंप का एक केंद्र होता है पृथ्वी के अंदर, जहाँ से वो उत्पन्न होता है, भूकंपीय तरंगे जहाँ से उत्पन्न होती है। ये जो केंद्र है वो ये है, यहाँ पे इसको फोकस कहते हैं, ठीक। यानी कि फोकस यानी कि वह स्थान जहाँ भूकंप उत्पन्न होता है, वह भूकंपीय ऊर्जा का उद्गम केंद्र कहलाता है, ठीक। दिस इज वेयर द अर्थक्वेक अकर, इट इज द ओरिजिन ऑफ द सिस्मिक एनर्जी। अब ये अंदर का जो भाग है, जहाँ पे पहली बार भूकंप का कंपन होता है, उसे फोकस कहते हैं, और यही जो बाहर निकलता है पृथ्वी की सतह पर, सीधा ये पृथ्वी की सतह पर ऊपर जाता है, और पृथ्वी की सतह पर जहाँ पे पहला कंपन होता है उसको एपिसेंटर कहते हैं। आपने सुना होगा जब भी भूकंप आता है तो ये हमेशा बोला जाता है कि इसका एपिसेंटर ये था, यानी कि अधिकेंद्र ये था, यानी कि वो ऐसा केंद्र जहाँ पे भूकंप की तीव्रता सबसे अधिक नापी जाती है और वहाँ पे नुकसान सबसे ज़्यादा होता है। फिर ये भूकंपीय तरंगें कुछ इस तरह से घूमती हैं और सबसे ज़्यादा नुकसान यहाँ होता है, जैसे जैसे ये प्लेट की बाहरी दिशा की तरफ जाती हैं, उनका नुकसान कम होने लगता है, ठीक है। और जो सिस्मिक वेव्स हैं रेडिएट आउट इन ऑल डायरेक्शंस, जो भूकंपीय तरंगे हैं सभी दिशाओं में बाहर की तरफ निकलती हैं इस तरह से। अब यहाँ पे कुछ दिया है, डायग्राम में दिया गया है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक वेव्स, यानी कि भूकंपीय तरंगे 3 तरह की होती हैं। पी टाइप होती, पी वेव्स होती हैं, जिनको लॉन्गिट्यूडनल वेव कहा जाता है, यानी कि अनुदैर्ध्य तरंगे कहा जाता है। जो एस टाइप की वेव्स होती हैं उनको अनुप्रस्थ तरंगे कहा जाता है, यानी कि ट्रांसवर्स वेव्स कहा जाता है, ठीक। एस वेव्स को ट्रांसवर्स वेव्स कहते हैं, और जो तीसरे नंबर की वेव्स हैं उन्हें एल वेव्स कहते हैं, यानी कि सरफेस वेव्स कहते हैं, यानी कि पृष्ठीय तरंगे, ठीक। आगे बढ़ते हैं। ये एग्जाम्पल दिया गया, आप सभी को पता होगा कि जो भुज में 2001 में 26 जनवरी 2001 में काफ़ी बड़ा भूकंप आया था, जिससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था, और ये इस भूकंप की तीव्रता थी 6.9 रिएक्टर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अब यहाँ पे एक कुछ फैक्चुअल जानकारी दी गई है। ये दिया गया है कि एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड विद अ मशीन कॉल्ड अ सिस्मोग्राफ, यानी कि अर्थक्वेक को जिस मशीन के थ्रू नापा जाता है उसको सिस्मोग्राफ कहते हैं, हिंदी में से भूकंप लेखी कहा जाता है, ठीक। द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑन द
रिचर स्केल, यानी कि जो अर्थक्वेक की तीव्रता है, भूकंप की तीव्रता है, उसको किस पे मापा जाता है? रिक्टर स्केल। ठीक है, ये रिक्टर है। अगर भूकंप की तीव्रता 2 और उससे कम होती है तो काफी कम नुकसान होता है, उसका प्रभाव न के बराबर होता है। लेकिन अगर भूकंप की तीव्रता 5 से अधिक होती है तो नुकसान ज्यादा होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया है मेजर लैंड फॉर्म्स, यानी कि मुख्य स्थलाकृतियां। स्थलाकृतियां यहाँ पे दिया गया है कि जो द लैंडस्केप इज बीइंग कॉन्टिन्यूसली worn अवे बाय 2 प्रोसेसेस, वेदरिंग एंड इरोजन। यानी कि जो हमारी जो लैंडस्केप यानी कि दृश्य भूमि है वो 2 प्रक्रमों द्वारा विघटित होती रहती है लगातार। ठीक, और ये जो 2 प्रक्रम है, अपक्षय यानी कि वेदरिंग और इरोजन यानी कि अपरदन। ठीक, जो अपक्षय विधि होती है वो किस अपक्षय की क्रिया में क्या होता है? जो पृथ्वी की सतह होती है, पृथ्वी की सतह पर सैलों के टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है। जो रॉक्स होते हैं, रॉक्स पृथ्वी की सतह पर अगर रॉक्स टूटते हैं तो इससे जो प्रक्रिया होती है, क्रिया होती है, उसे अपक्षय कहते हैं, वेदरिंग कहते हैं। ठीक, और जो दूसरी प्रक्रिया है वो अपरदन है। अपरदन क्या होता है कि सर जो हमारा लैंडस्केप है, लैंडस्केप पर जल, पवन यानी कि हवा और जो हिमनद है, इनके थ्रू जो विभिन्न प्रकार के घटकों को जो घटकों के द्वारा जो होने वाला क्षय होता है उसे अपरदन कहा जाता है। ठीक, जो अपरदन और निक्षेपण के ये जो प्रक्रम है पृथ्वी की धरातल पर विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं। जो इरोजन और डिपोजिशन जो वाला हमने लास्ट उसमें बताया था, जो एंडोजेनिक फोर्स था, एक्सोजेनिक फोर्स था, उसमें इरोजनल और डिपोजनल फोर्स के बारे में बताया था। इससे इन दोनों फोर्स से जिन पृथ्वी के धरातल पर कुछ स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। तो आइए एक एक करके उनको देखते हैं। ठीक है, तो वर्क ऑफ अ रिवर, रिवर के क्या कार्य हैं, नदी के क्या कार्य हैं, इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, जो नदी का जल होता है, जो नदी का जो जल होता है वो लैंडस्केप पर अपरदन का कार्य करता है। नदी के जल द्वारा लैंडस्केप पर अपरदन होता है। ठीक है, जब नदी किसी खड़े ढाल से अत्यधिक कठोर सैल अथवा खड़े ढाल वाली घाटी की तरफ गिरती है, यानी कि ये जो खड़ा ढाल है ऐसे और फिर ये सीधी घाटी हो जाती है, इसकी तरफ गिरती है, और इससे जो जिस स्थलाकृति का निर्माण होता है उसे क्या कहा जाता है? जलप्रपात यानी कि वाटरफॉल। यहाँ पे दिया है और यहाँ पे कुछ आपको एग्जाम्पल्स दिए गए हैं वाटरफॉल्स के, कि देयर आर थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल वाटरफॉल्स इन द वर्ल्ड। द हाईएस्ट वाटरफॉल इज एंजल फॉल ऑफ वेनेजुएला इन साउथ अमेरिका। यानी कि दुनिया का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है दक्षिण अमेरिका का वेनेजुएला का एंजल जलप्रपात है। ठीक, इसकी लास्ट लाइन में दी गई है कि जो ये देखिए यहाँ पे, हाँ, विक्टोरिया फॉल्स ऑन द बॉर्डर्स ऑफ जाम्बिया एंड जिम्बाब्वे इन अमेरिका। जो विक्टोरिया फॉल है वो 2nd नंबर पे आता है और वो कहाँ पे स्थित है? अफ्रीका में, अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, और ये जाम्बिया और जिम्बाब्वे का बॉर्डर बनाता है। तो आपसे कभी भी एग्जाम में यह पूछ सकता है कि जो विक्टोरिया फॉल है यानी कि विक्टोरिया जलप्रपात है वो किन दो देशों की सीमा रेखा बनाता है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा, जाम्बिया और जिम्बाब्वे। यहाँ पे नियाग्रा जलप्रपात का एक चित्र दिया है, हालांकि यहाँ पे बताया नहीं गया है कि कहाँ है, लेकिन एडिशनल जानकारी हम आपको दे देते हैं। जो नियाग्रा जलप्रपात है वह कनाडा में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नदी के द्वारा कुछ बनाई जाने वाली स्थलाकृतियों के बारे में बताया गया है कि ये जो लीव्स हैं, लीव्स यानी कि तटबंध है, मियांडर है यानी कि विसर्प है, ऑक्सबो लेक है यानी कि ऑक्सबो लेक को क्या कहते हैं? चाप झील, और ये फ्लड प्लेन्स है। ये एक एक करके इनको देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं विसर्प क्या होता है। ये आप देख रहे हैं कि जो नदी है एक नदी जब बहती है तो एक
सांप के आकार की दिशा में बहती है, ठीक है, इस तरह से ये। और जब इसके कारण बड़े बड़े मोड़ों का निर्माण होता है, और जो ये मोड़ है, इन्हीं मोड़ों को यहाँ पे, जैसे ये मोड़ है, यहाँ पे मोड़ है, ये बड़े बड़े जो मोड़ हैं इनको मियांडर कहा जाता है। मियांडर यानी कि विसर्प कहा जाता है, ठीक। और जो ये नदी, ये जो विसर्प है, एक समय ऐसा आता है कि ये विसर्प नदी से कट जाते हैं और एक झील का निर्माण करते हैं। जैसे यहाँ पे एक विसर्प होगा पहले से, लेकिन ये नदी से दूर हो गया है और ये यहाँ पे इसने एक झील का निर्माण किया है। तो इस झील को क्या कहते हैं? ऑक्सबो लेक, यानी कि चाप झील, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्थलाकृति है आपकी फ्लड प्लेन। यहाँ पे ऑक्सबो लेक के बारे में बताया गया है, यहाँ पे आप लोग पढ़ लीजिएगा इसको, मैं डायग्राम के थ्रू आपको बता दे रही हूँ, ठीक है, ताकि समझ जाए इजिली। नेक्स्ट स्थलाकृति है फ्लड प्लेन, यानी कि बाढ़कृत मैदान या बाढ़ के मैदान। तो जो ऐसी मिट्टी एवं पदार्थों को जो अवसाद होते हैं, अवसादों के थ्रू, जो नदियों द्वारा लाए जाने वाले अवसाद होते हैं, उनके थ्रू जिस समतल उपजाऊ भूमि का निर्माण किया जाता है उसे फ्लड प्लेन्स कहा जाता है, बाढ़ के मैदान कहा जाता है। और नदी के जो यहाँ पे द रेज्ड बैंक्स आर कॉल्ड लीव्स, यानी कि जो नदी के कुछ रेज्ड बैंक्स होते हैं, तट होते हैं, उन्हें लीव्स कहा जाता है, तटबंध कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रिवर बिगिन टू ब्रेक अप इनटू अ नंबर ऑफ स्ट्रीम कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटरीज, यानी कि वितरिकाएं, यानी कि जो इनके नदियों की जो सहायक नदियां होती हैं, या फिर जो ये नदियां हैं, जो बड़ी नदियां हैं, छोटी छोटी नदियों में बट जाती है, उनको वितरिकाएं कहते हैं। द रिवर बिकम सो स्लो दैट इट बिगिंस टू डिपॉजिट इट्स फ्लो, जब यह नदी इतनी धीमी हो जाती है कि वो अपने साथ लाए गए मलबे का निक्षेपण करने लगती है और सभी मुहानों के अवसादों के संग्रह से डेल्टा का निर्माण करती है। डेल्टा क्या होता है? इस तरह का आकार, जहाँ से नदी गिरती है और ये जो सभी जो इसकी डिस्ट्रीब्यूटरीज होती हैं, इससे जो अवसाद लाए जा रहे हैं, इसके थ्रू जो स्थलाकृति बनती है उसको डेल्टा कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। समुद्री तरंग किस तरह से काम करते हैं स्थलाकृतियों को बनाने के लिए, यानी कि समुद्री तरंग से किस तरह की स्थलाकृतियाँ बनती है, समुद्री स्थलाकृतियाँ क्या होती हैं, तो इस डायग्राम में दिया है, इस पैराग्राफ में दिया है। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है। जो समुद्री तरंग है, इस समुद्री तरंग के अपर्दन एवं निक्षेपण से तटीय स्थलाकृतियाँ बनती है। जो इरोजन एंड डिपोजिशन ऑफ द सी वेव्स गिव राइज टू कोस्टल लैंडफॉर्म, यानी कि कोस्टल लैंडफॉर्म का निर्माण होता है इरोजन एंड डिपोजिशन के थ्रू। सम वेव्स कॉन्टिन्यूसली स्ट्राइक एट द रॉक्स, कुछ वेव्स ऐसी होती है जो हमेशा लगातार रॉक्स पर स्ट्राइक करती हैं, यानी कि टकराती हैं, सैलो से टकराती हैं, जिससे दरार विकसित हो जाती है। और समय के साथ ये दरारें बड़ी होने लगती हैं और चौड़ी होने लगती हैं, जिससे समुद्री गुफा का निर्माण होता है, सी केव। ये यहाँ पे देख रहे हैं आप, जब दरारें ये जो हैं बड़ी होने लगती हैं, चौड़ी होने लगती हैं, तो इनसे सी केव्स का निर्माण होता है। एज दीज कैविटीज बिकम बिगर एंड बिगर ओनली द रूफ ऑफ द केव रिमेन, ठीक। इन गुफाओं के बड़े हो जाने पर इनमें केवल छत बच जाती है, जिसे तटीय मेहराब कहते हैं। जिससे तटीय मेहराब यानी कि सी आर्चेज, तटीय मेहराब ये देखिए यहाँ पे इस डायग्राम में दिया गया है कि जब ये जो अपर्दन लगातार होता है तो ये छत को भी तोड़ देती है और इससे केवल दीवारें बचती हैं। यहाँ पे छत दिया होगा, ये पीछे ये साइड से बस दीवारें बच रही हैं, बाकी का एरिया टूट गया है इसका। इसको सी आर्च कहते हैं। दीवार जैसी इन आकृतियों को स्टैक कहते हैं। ये देखिए, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, इसका एक एग्जांपल इधर दिया है, स्टैक इसको कहा जाता है, यानी कि स्टैक, नॉट स्टैक, स्टैक। जो समुद्री जल के ऊपर वाला जो भाग है
यानी लगभग उठा हुआ जो भाग है उसे क्या कहते हैं? समुद्र भृगु। समुद्र भृगु यानी कि सी क्लिफ। ठीक, आगे बढ़ते हैं। वर्क ऑफ आइस यानी कि जो हमारा हिमनद है, बर्फ है, वो किस तरह से स्थलाकृतियों को बनाने में यानी कि वो सहायक होता है। हिमनद से कौन कौन सी स्थलाकृतियां बनती हैं, इस पैराग्राफ में यही बताया गया है। Glaciers are rivers of ice which to erode the landscape by bulldozing soil and stones to expose the solid rock below। यानी कि हिमनद तथा हिमानी, जो हिमानी यानी कि हिमानी बर्फ यानी कि ग्लेशियर्स, ग्लेशियर और हिमानी बर्फ जो हैं, बर्फ की नदियां होती हैं। यहाँ पे ये बताया जो ग्लेशियर हैं और आइस हैं, जो ग्लेशियर और रिवर्स, ग्लेशियर रिवर हैं वो जो बर्फ की नदियां होती हैं, और हिमनद अपने नीचे की कठोर चट्टानों से गुलाशमी मिट्टी और पत्थरों को अपरदित कर देती है। ठीक है, और जो हिमनद है गहरे गर्त का भी निर्माण करते हैं। ग्लेशियर्स कर्व आउट डीप होलोज। ठीक, पर्वतीय क्षेत्र में जो बर्फ पिघलने से उन गर्तों में जल भर जाता है और वे छोटी छोटी सुंदर सुंदर झील बनाती हैं। जो पर्वतीय क्षेत्रों में जो बर्फ के पिघलने से जहाँ जहाँ गर्तों का निर्माण होता है उनसे झीलों का निर्माण होता है। ठीक है, और हिमनद के द्वारा जो लाए गए पदार्थ होते हैं, छोटे छोटे सैल हो गए, छोटे छोटे रॉक्स हो गए, सैंड्स हो गई, सिल्ट गेट्स हैं, ये सब, इनसे ये निक्षेप ग्लेशियर मोरेन्स का निर्माण करते हैं, यानी कि हिमनद हिमोड। हिमनद हिमोड का निर्माण किससे होता है? जो हिमनद के द्वारा लाए गए छोटे छोटे रॉक्स होते हैं, सैंड्स होते हैं, या फिर तलछट्टी मिट्टी से इन ग्लेशियर मोरेन्स का निर्माण होता है। अब यहाँ पे दिया गया है कि पवन किस तरह की स्थलाकृतियों का निर्माण करता है। तो आपने रेगिस्तान देखा होगा, रेगिस्तान में इस तरह के सैंड डन्स देखे होंगे। सैंड डन्स यानी कि बालू के टिब्बे देखे होंगे, या फिर आपने खुद से नहीं देखा होगा तो मूवीज वगैरह में तो देखा ही होगा। कई सारी मूवीज में इस तरह के दृश्य दिखाए जाते हैं। तो देखते हैं ये कैसे बनते हैं। जो रेगिस्तान में जो पवनें काम करती हैं, पवनें किस तरह का काम करती हैं? अपर्दन और निक्षेपण का। पवनों द्वारा इन अपर्दन एवं निक्षेपण से जो इन मशरूम टाइप रॉक्स का निर्माण होता है। मशरूम रॉक्स कहते हैं जो जो हवाओं के द्वारा इरोजन और डिपोजिशन के थ्रू जिस तरह की रॉक का निर्माण किया जाता है उसे मशरूम रॉक्स कहते हैं। मशरूम रॉक्स, ये बालू के टिब्बे, इनको ये जो इसमें दिए गए हैं ये मशरूम रॉक्स हैं। छत्रक सैल हिंदी में कहा जाता है। ठीक है, और जब यहाँ पे दिया गया है, जब when it stop blowing the sand falls and gets deposited into low hills। यहाँ पे दिया गया कि जब पवन का बहाव रुकता है और वह यह रेत जो है वह गिर कर छोटी पहाड़ी बनाती है, तो इन्हें बालू के टिब्बे कहते हैं। ये जो यहाँ पे जो डायग्राम दिख रहा है ये किस तरह से बने हैं? छोटे छोटे जो रेत हैं पवनों के द्वारा लाकर जमा किए गए हैं। पवनें आई और उनके अपने द्वारा जितने भी रेत के कण लाए हैं उसको जमा कर देती है एक जगह, और इससे इन तरह के डायग्राम्स का निर्माण होता है, इन तरह की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। इन्हें सैंड डन्स कहते हैं, बालू के टिब्बे कहते हैं। ठीक है, जब ये बालू के कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं तो इन्हें लॉयस कहा जाता है। ये इसके अलावा जब सैंड जो हमारे बालू के कण हैं बड़े बड़े इलाकों में निक्षेपित होते हैं या बड़े बड़े इलाकों में डिपॉजिट किए जाते हैं, तो उससे जो स्थलाकृति होती है उसको लॉयस कहा जाता है। और इसके एग्जाम्पल्स हम चीन में देख सकते हैं। चीन में काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े लॉयस के निक्षेप पाए जाते हैं। अब बढ़ते हैं हम आगे। कुछ यहाँ पे आपको प्रैक्टिस टाइप पर क्वेश्चन दिए गए हैं चैप्टर के डिस्कशन के आधार पर, इसको डिस्कस कर लेते हैं, इससे आपका रिविजन भी हो जाएगा। हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया है कि टिक द करेक्ट आंसर, यानी कि सही कथन को चुनिए।
पहला है क्वेश्चन इसमें, विच इज नॉट एन इरोजनल फीचर ऑफ सी वेव्स, यानी कि इनमें से कौन सी समुद्री सतह की विशेषता नहीं है। इसमें ऑप्शंस हैं, पहला है क्लिफ, बिच और सी है सी केव। पहला क्लिफ का अर्थ तो होता है शैल, रॉक, और बीच यानी कि किनारा, और समुद्री केव। इनमें से कौन सा सी वेव का एग्जाम्पल नहीं है। तो हमने देखा था समुद्री केव और क्लिफ समुद्री तरंग की विशेषता है, लेकिन जो बीच है, बीच यानी कि किनारा, वो समुद्री तरंग की विशेषता नहीं है, इसके थ्रू नहीं बनता है। सेकंड क्वेश्चन है, द डिपोजिशनल फीचर ऑफ अ ग्लेशियर इज, यानी कि हिमनद की निक्षेपण विशेषता है फ्लड प्लेन यानी कि बाढ़कृत मैदान, बीच पुलिन, हिमोड यानी कि मोरैन। पुलिन या यहाँ पे बीच का मतलब पुलिन, और ऊपर भी पुलिन या किनारा, मोरैन यानी कि हिमोड। तो ग्लेशियर की निक्षेपण विशेषता कौन सी है, इसमें से हिमोड है ना, अभी बताया था मैंने, यानी कि मोरैन। विच इज कॉज्ड बाय द सडन मूवमेंट ऑफ द अर्थ, यानी कि पृथ्वी की आकस्मिक गतियों के कारण कौन सी घटना होती है। वॉल्केनो, फोल्डिंग, फ्लड प्लेन, यानी कि वॉल्केनो यानी कि ज्वालामुखी, फोल्डिंग यानी कि वलन, और फ्लड प्लेन यानी कि बाढ़कृत मैदान। तो आकस्मिक मूवमेंट, सडन मूवमेंट के थ्रू वॉल्केनो की प्रक्रिया होती है। वॉल्केनो के साथ साथ भूकंप भी इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है, मशरूम रॉक्स आर फाउंड इन, यानी कि छत्रक शैलें पाई जाती हैं। अभी जस्ट मैंने तुरंत पहले जो पवनों के द्वारा जिस तरह की स्थलाकृतियां बनाई जाती है उसमें डिस्कस किया था कि जो मशरूम रॉक्स हैं वो डेजर्ट यानी कि रेगिस्तान में बनाई जाती हैं। ऑक्सबो लेक्स आर फाउंड इन, ऑक्सबो लेक्स किसके थ्रू बनते हैं, नदी घाटी के द्वारा, रिवर वैलीज के थ्रू, ठीक है। अब ये मैच द फॉलोइंग है, अब इसको देखना होगा हमें। ग्लेशियर है, मियांडर्स है, बीच है, सैंडर्स है, वाटरफॉल है, और अर्थक्वेक है। अर्थक्वेक क्या है, पृथ्वी के कंपन को अर्थक्वेक कहते हैं। तो अर्थक्वेक आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, वाइब्रेशन ऑफ अर्थ। वाटरफॉल है, वाटरफॉल किससे बनता है, नदियों के द्वारा ना, तो यहाँ पे ये रिवर्स में चला जाएगा। सैंडन्स है, सैंडन्स से क्या बनता है, सैंडन्स यानी रेगिस्तान में पाए जाते हैं, डेजर्ट में पाए जाते हैं, ये यहाँ पे चला जाएगा। बीच, बीच किसको कहते हैं, समुद्र के तट को, यहाँ चला जाएगा। ग्लेशियर, ग्लेशियर यानी कि हिमनद, हिमनद किसको कहते हैं, रिवर ऑफ आइस यानी कि बर्फ की नदी। विसर्प, विसर्प क्या होता है, मियांडर, नदी के थ्रू बनता है ना, तो ये मियांडर चला जाएगा रिवर पे। और ये सॉरी यहाँ पे मैंने एक जगह गलत बता दिया, जो वाटरफॉल है, वाटरफॉल आपका हो जाएगा हार्ड बेड रॉक के थ्रू, ठीक। तो आज के लेसन में बस इतना। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आज अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। थैंक यू।